की बात वही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि समन है क्या। तो सामने वाले ने प्रश्न पूछा, ये तो ऑब्वियस है, ये तो होगा अगर उसमें थोड़ी भी समझदारी है कि समन क्या है, पहली बार जा रहा है। पर उससे भी बड़ा काम ये है कि आप उसको परफेक्ट तरीके से बताओ, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताओ कि समन क्या है। अगर आपने उसको समन शब्द सिखा दिया तो फिर आगे का रास्ता खुल जाएगा। और अगर आपने उसको समन शब्द ही अच्छी तरह से नहीं समझाया और वो कंफ्यूज रहा, बोला भी नहीं, या उसके चेहरे पे ऐसा भाव आया कि उसको समझ में नहीं आया और आपने दोबारा उसको पूछा नहीं, तो फिर आप आगे की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे। तो पहला काम है कि वो हमसे पूछे कि समन क्या है, और ना भी पूछे तो हम उससे पूछें कि भाई ये समन सब समझ में आया आपको, ये समन सन क्या है। क्योंकि जो नहीं पूछेगा उसके कई कारण हो सकते हैं। एक पॉजिटिव कारण तो हम ये मान चलते हैं कि उसको पहले से ही ये पता है कि समन क्या शब्द क्या नहीं, वो जानता है, फिर भी आप जिज्ञासा के लिए पूछ सकते हो उससे। और दूसरा ये है ना पूछने का कारण उसको कि उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, या वो पूछने से हिचकिचा रहा। एक पुराने मित्र मिले, और पुराने मित्र ने कई सारे सवाल किए। उसमें एक सवाल ये था कि आप वीडियो बनाते हो या बनाते थे, अभी तो नहीं बना रहा, और आप लोगों के बारे में बता देते हो कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्या स्वभाव है, क्या कर रहा है, क्या करेगा, उसके एक्ट से, उसकी बातचीत से, उसकी बोलचाल से। तो क्या ऐसा भी है कि आप कहीं चूक जाते हो, कहीं फेल हो जाते हो, किसी व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को नहीं पहचान पाते हो? तो मैंने कहा हाँ, ऐसा है। और एक बार नहीं, कई बार है, और बहुत बार है, और आगे भी ऐसा होगा। तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि पुराना मित्र है, मेरे स्वभाव को जानता है। तो उसने कहा वो किस तरह के, कैसे लोग जिनको आप नहीं पहचान पाते, और आगे भी कह रहे हो कि आप नहीं पहचान पाओगे। तो मैंने उसको बताया कि देखो, हम जैसे होते हैं और जैसा हम सोचते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, हम सामने वाले व्यक्ति को अगर वैसा ही व्यवहार, वैसा ही सोच, वैसा ही कार्य के साथ पाते हैं, तो उसमें 19-20 में हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारी दशा से, हमारी स्टेज से गुजरा है या नहीं। तो हमारे मानस के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर जो मेमोरी है, वो उसके चाल ढाल, रूप रंग, बातचीत, काम कर्तव्य से हमको तुरंत ये बता देती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा होगा, क्योंकि हमारा अनुभव भी वैसा ही है, मैच हो रहा है। तो इतने सारे संगठनों से मैं गुजरा हूँ, इतनी सारी जगह से मैं गुजरा हूँ सामाजिक क्षेत्र में। तो मैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्टेज पे, किसी अवस्था के देख के बता देता हूँ कि इसका चाल चलन किस व्यक्ति से, किस मेमोरी से, किस ज्ञान से, किस संज्ञा से मैच कर रहा है। संज्ञा मतलब संज्ञा से, मेमोरी से मैच कर रहा है। तो मेरा माइंड क्लिक करके तुरंत मुझे बता देता है कि अरे ये तो व्यक्ति की चाल ढाल उस व्यक्ति से, उस व्यवहार से मैच कर रही है, ये व्यक्ति ऐसा जाएगा, ऐसा होगा, तो पता चल जाता है। पर चूंकि मैं राजनीति के माहौल से नहीं गुजरा, मुझे राजनीति का अनुभव नहीं है, मुझे राजनीतिक लोगों के साथ में भाव, क्रिया, उसका अनुभव, उनके पद, उनके पोस्ट, उनकी इच्छाएं, उनके चाल चलन, इसका अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं गुजरा, और मेरे जहन में कभी राजनीति आई भी नहीं, और मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे राजनीतिक लोगों के नाम भी याद नहीं रहते। तो संघ में जो राजनीतिक इच्छा के साथ लोग आते हैं, मैं उनको नहीं पहचान पाता। ये यहाँ मेरा फेलियर है। जो व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, जो व्यक्ति राजनीतिक लोगों के समाचार पढ़ता है, जो लोग राजनीतिक कार्यक्रमों में जाता है, आता है, जो लोग राजनीतिक लोगों के चरण स्पर्श करता है, वंदना करता है, जो व्यक्ति राजनीतिक चुनावों में जाता है, चुनाव में काम करता है, एनालिसिस करता है, कोई खराब काम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति कोई खराब काम है, क्योंकि राजनीति भी एक काम है। पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा बचपन से इंटरेस्ट नहीं, मेरे परिवार में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा। इसलिए मुझे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, या उनकी जो फेस वैल्यू है, या उनका जो फेस का एक्सप्रेशन है, या उनका जो क्रियाकलाप है, मैं नहीं समझ पाता। इसलिए मैं वहां चूक जाता हूं। मैं पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति इस तरह का है, या इस तरह की हरकत करने वाला है, या करेगा। तो संघ में जब कोई व्यक्ति काम करता है, या व्यक्ति यहाँ आता है, तो वो
राजनीतिक रूप से अपनी इच्छा लेके आता है, हमको लगता है कि उसकी सांघिक इच्छा है, क्योंकि मैच नहीं करती। अच्छा, किसी को करती हो कोई बताता भी नहीं। और ऐसे राजनीतिक लोग कई बार तीन चार पांच इकट्ठे हो जाते हैं और वो राजनीतिक कार्यक्रम कर डालते हैं, राजनीतिक समीकरण कर डालते हैं। वो पूरा मंच ही राजनीतिकरण हो जाता है। और तो और हमने तो ऐसा देखा है कि जिनको राजनीति का नहीं काम करना चाहिए, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, वो भी राजनीतिक गतिविधियों में आ जाते हैं। कोई बुरा काम नहीं है, पर संघ का नियम है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, तो वो नियम टूट जाता है। वो नियम टूट जाता है तो उसके संगी होने में डाउट पैदा हो जाता है, और जब संगी होने में संदेह और डाउट पैदा होता है तो संघ का काम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, दायमय हो जाता है। तो ठीक हो जाता है थोड़े समय बाद। या तो संगी अपने सुधार ले अपने आप को, या संघ उसको सुधार दे। दोनों में सुधरना तो है। या तो संगी खुद सुधर जाए तो बेहतर है, और संगी ना सुधारे तो संघ सुधार देगा। संघ तो पावरफुल होता है, इसलिए उसकी भी कोई चिंता नहीं। अब साधारण आदमी परफेक्ट नहीं होता। कोई बुद्ध जैसा आदमी हो तो परफेक्ट हो तो ठीक है, कोई डॉक्टर अम्बेडकर जैसे हो तो परफेक्ट हो तो ठीक है, पर हम तो साधारण लोग हैं, अब सारी बातें तो नहीं जानते। इसलिए अगर राजनीतिक लोग कभी संघ में आपको दिखाई दें और कोई क्रियाकलाप करते दिखाई दे तो मेरी समझ में नहीं आता, पर बाकी लोग जो कहीं गुजरे हो तो वो बता दें कि भाई ये तो राजनीतिक समीकरण है, ये तो राजनीतिक बातें हैं, ये काम जो चल रहा है राजनीति चल रहा है, उससे संघ की सुरक्षा होगी और संघ बचेगा भी। अकेली जो तिल्ली होती है, लंबी सी सींग जिसको बोलते हैं, स्टिंग बोलते हैं, पतली सी, वो जब तक सभी तिल्लियों के साथ इकट्ठी ना हो और उसको कस के ना बांधा जाए, वो घर साफ नहीं कर सकती। उसका कोई उपयोग नहीं है। वो कोई गंदगी साफ नहीं कर सकती, उसमें पावर ही नहीं है। अकेली तिल्ली को आप कूड़े पे मारते रहो, कूड़े पे मारते रहो, तिल्ली टूटेगी, घिसेगी, पर कूड़ा नहीं हटेगा। पर बहुत सारी तिल्लियों को आप बांध दो और बांध के अच्छी तरह कस दो और फिर उसको पकड़ के उसको करो तो एक ही बार में कूड़ा साफ हो जाता है। दो बार में हो जाएगा, तीन बार में हो जाएगा, पर कूड़ा बचेगा नहीं। और अकेली तिल्ली अगर हो, अलग वहां से निकल जाए, झाड़ू से निकल जाए बाहर, तो वो किसी काम की नहीं। उसका क्या काम होगा, वो कहीं पड़ी रहेगी। कोई उसको उठाकर, उस तिल्ली को तोड़कर, और कहीं जो गंदगी पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं कुत्ते का गू या आदमी का मल या जानवर की कोई गंदगी या कोई गंदगी, तो उसको कुरेद के देखता है कि ये क्या पड़ा हुआ है। ऐसा हमने गांव में देखा है कि जब भी बच्चों की जिज्ञासा होती है कुछ ऐसी कूड़े की, कुछ टट्टी लेटिन जैसी चीज की पड़ी हुई की, और उसको वो कुरेद के देखना चाहते हैं, बच्चे का जिज्ञासा है, मन है, बड़े बड़े देखे हैं, तो वो पास में ढूंढते हैं कोई तिल्ली मिल जाए अकेली पड़ी हुई, और तिल्ली तोड़ के और फिर उसको देखें, कुरेद के देखें। कई बार घर में झाड़ू होती है तो बच्चा भागता है झाड़ू में से तिल्ली निकालने के लिए, तो माँ डांट देती है कि "अरे, झाड़ू को हाथ मत लगाना, तिल्ली बंधी हुई है"। तो बंधी हुई तिल्ली को निकालने के लिए माँ मना कर देती है, झाड़ू खराब हो जाएगी, कहीं और ढूंढ जाके, पेड़ वेड़ की कोई ले आ डंडी वंडी, पर यहाँ से तिल्ली नहीं जाएगी। मतलब जुड़ा हुआ तिल्ली है तो झाड़ू है, उसकी वैल्यू है। और अगर अलग तिल्ली पड़ी हुई है तो उसका तोड़ के आदमी गू ही कुरेदता है, गंदगी कुरेदता है, वो इसी काम आती है, और किसी काम आती नहीं वो। जुड़ गई तो झाड़ू पावर बन जाती है, और अलग हो गई तो फिर गंदगी को कुरेदने के काम आती है। ये संघ के नियम भी हैं। पर वो जो बांधा जाता है झाड़ू को, वो संघ के नियम है। वो संघ के नियम जितने ज्यादा टाइट होंगे और जितने ज्यादा नियम होंगे और जितने कस के वो बंधे होंगे, और जितना कस के उसकी गांठ को रोज चेक करोगे, झाड़ू खुली तो नहीं है, खुली तो नहीं है, गांठ ढीली तो नहीं हुई है, रस्सी कमजोर तो नहीं हुई है, तब तक झाड़ू चलती रहेगी। और अगर वो गांठ खुल गई, झाड़ू लगाते लगाते कहीं बिखर गई, तो आप पकड़ने की कोशिश भी करोगे तो भी थोड़ी बहुत तिल्ली बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी, झाड़ू खराब हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, कोई फायदा उसका है नहीं। इसलिए संघ के जो नियम हैं वो झाड़ू को यानी तिल्लियों को यानी संघियों को बांध के रखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप सब बहुत तेजी से अब संघ के बाहर निकलने वाले हैं और लोगों को समझाने वाले हैं। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जो लोग जल्दी समझ जाते हैं, प्रैक्टिकल हैं। दूसरा है क्या है कि बहुत सुंदर सी वही ईंट है, अब्बल ईंट लेके आया कोई, एक ईंट लेके आया, तो एक ईंट अगर लेके आएगा तो क्या करेगा, उसको कहीं रख देगा, उस पर लोग जूते साफ करेंगे, उस पर लोग चाकू साफ करेंगे, उसको कहीं कोने में पड़ी रहेगी, मिट्टी में सड़ती रहेगी, कहीं कोई उठा के उसको स्कूटर के नीचे लगा लेगा, कहीं कोई स्टैंड के ऊपर लगा लगा लेगा, कोई उठा के उसको ठोक पीट कर लेगा। ये अकेली ईंट का इस्तेमाल होता है, कितनी भी बढ़िया ईंट हो, पर वही ईंट अगर कहीं इकट्ठी आ जाए और पड़ी रहें मैदान में, 1000 2000 10,000 5,000,
तो कुछ ईंटें बाहर की खराब हो सकती हैं, पर वो चट्टा लगा हुआ है, तो कुछ ईंटें, अधिकतर ईंटें जो नीचे हैं वो सही रहती हैं। पर अगर वो बहुत लंबे समय तक पड़ी रहें मैदान के अंदर, तो बारिश से वो खराब होती रहती हैं, धूल उनको चमक खराब करती रहती है, और फिर वो चोरी भी होती रहती हैं। कोई 5 ईंट उठा के ले जाता है, कोई 10 ले जाता है, कोई खेल में तोड़ देता है, कोई कहीं लगाता है। तो ऐसी ईंटें जो बंधी हुई नहीं है, कहीं पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, उनका कोई फायदा नहीं। पर अगर उन ईंटों को सीमेंट से बांध दिया जाए और उनको एक अच्छा नक्शा, एक अच्छा प्लान सैंक्शन बना के, और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग उनको चुना जाए और चुनाई की जाए उनकी, और उनको सीमेंट से अच्छी तरह बांधा जाए, उनको तराई की जाए, और कोई खराब ईंट भी है, टेढ़ी मेढ़ी भी है, तो उसको भी काट छाट के जो मिस्त्री कोने वोने में बढ़िया सा सुंदर सा फिट कर दे। जो पुरानी बूढ़ी ईंट हो गई हैं, जो पीली पड़ गई हैं, कमजोर हो गई समय के हिसाब से, क्षय हो गया जिनका, उनको तोड़ के फाउंडेशन में लगा के अमर कर दे, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग का भार हो। और जो चमकदार सी मजबूत ईंट हैं उनको बाहर शो में लगा दे, ताकि वो बारिश को और मौसम को झेलें, सुंदरता बने। तो फिर वो जो ईंटें हैं, अगर वो बंध जाती हैं सीमेंट से, तो वो एक बहुत बढ़िया घर बन जाती हैं, और उसमें सैकड़ों सालों तक लोग रहते हैं, और उनकी मेंटेनेंस होती रहे तो कई सौ सालों तक भी रहते हैं, और बढ़िया छां देते हैं, बढ़िया परिवार पलते हैं, बढ़िया सुरक्षा देते हैं। तो मैदान में पड़ी हुई ईंट का इतना मोल नहीं है। और अकेली ईंट पे तो लोग जूते साफ करते हैं, या चाकू साफ करते हैं, या उसको स्कूटर के स्टैंड के नीचे लगा देते हैं, या कहीं कीच गारा है तो कीच गारे में डाल के उसको पैर रख के और उसको कीच गारे को पार कर लेते हैं। अकेले ईंटों के तो यही काम है। पर अगर वो ईंटें सब जुड़ जाएं और बढ़िया हो जाएं, तो एक हवेली, एक बढ़िया मकान, एक बढ़िया चीज बनकर निकल के आती है। वैसे संग है, कोई अकेला पड़ा हुआ है, होगा समर संगी, तो लोग उस पे कीचड़ में डाल के और अपना पैर बचाते हुए उसे गंदा करके बाहर निकल जाएंगे। दो चार ईंट भी होंगी तो रास्ता बना के उसमें डाल डाल देंगे, वहीं पड़ी रहेंगी, थोड़े समय बाद सड़ जाएंगी, टूट जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, फिर मकान के लगाने के लायक नहीं रहती। वो कहते हैं जी इनको तोड़ के और बाहर इनकी बजरी बना दो, जब ये मकान के लायक नहीं रही है। तब कभी किसी समय नहीं थी, बढ़िया थी, चमकदार थी, अगर उसी समय मकान में लग जाती तो मकान का ताज बन जाती। पर नहीं बन पाई, अकेली थी। अकेलों का तो यही हाल होता है, अकेले लोग मर जाते हैं। हमारे यहाँ भी सिस्टम जो चल रहा है वो अकेला ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो अकेला बहुत बढ़िया ईंट भी हो सकती है, पर कोई फायदा नहीं। 10-20 ईंट भी हो सकती है, कोई फायदा नहीं। इसलिए सीमेंट चाहिए लगाने के लिए। अगर सीमेंट हो, बढ़िया लगाया जाए, तो फिर टेढ़ी मेढ़ी ईंट का भी काम होता है। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट वो है जो बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं, जिसको सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में बाइंडिंग मटेरियल, मतलब ईंटों को बांधने वाला मटेरियल, सामान। उसको सीमेंट नहीं बोलते, उसको बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं। क्योंकि बहुत प्रकार का सीमेंट होता है। सीमेंट तो अभी नाम दिया, उससे पहले वो सुर्खी होती थी, चूना होता था, उसको चूने में, ठंडे चूने में सुर्खी मिला के और उसमें गुड़ डाल के, उड़द की दाल डाल के, ये जितने भी ताजमहल और ये मीनारें बनी हैं, ये अभी तक चल रही है, वो उससे भी बढ़िया काम करता था। सुर्खी ठंडी भी होती है और मौसम से बचाती भी है। तो बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं इसको। तो बाइंडिंग मटेरियल हो तो फिर बढ़िया ताजमहल बन सकता है, बढ़िया लाल किला बन सकता है, बढ़िया घर बन सकता है। और अगर बाइंडिंग मटेरियल ना हो, तो आप ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रख के दीवार बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ईंटें मना कर देंगी। बिना बाइंडिंग मटेरियल के एक दूसरे के ऊपर ईंट रखोगे, दीवार बन जाएगी। छप्पर भी डाल सकते हो आप, उस पर लेंटर भी डालना चाहो डाल सकते हो। पर हल्का सा भी भूकंप आया, हल्का सा भी कोई लोभ लालच आया, हल्का सा भी कोई व्यक्ति कुछ पैसे लेके आया, कोई पद पोस्ट मंच वाला लेके आया, कोई रिश्तेदारियां लेके आया, कोई कोई एहसान लेके आया। एहसान मतलब जैसे, जैसे मान लो यहाँ, हमारे यहाँ एक संत बनाने की प्रक्रिया है पूरा, कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को जब देखता है कि संत के गुण हैं, तो उसको प्रपोज करता है। भाई संत को तो ऐसे ही पता चलता है। तो किसी व्यक्ति ने ये कहा जी कि हमारे यहाँ ये जो व्यक्ति हैं ये संत जैसे हैं, इनको समर संत की तरह काम करना चाहिए, और इनको समर संत घोषित करना चाहिए, संघ इनको समर संत घोषित करे। तो कहते भैया ठीक है, उनका बायोडाटा वगैरह बताओ क्या क्या नहीं। तो किसी व्यक्ति की रिकमेंडेशन पे, जब वो गारंटी देता है, जो संघी है, तो उस व्यक्ति का नाम हाउस में संत के लिए प्रपोज होता है। सभी लोग अनुमोदित कर देते हैं, भाई संत जैसा व्यवहार है, कौन मना करे। तो संत प्रपोज कर देते हैं। अब संत प्रपोज कर दिया, तो संत जब प्रपोज हो गया, तो वो समणों का संत हो गया, पूरे हाउस का संत हो गया। तो उसका जो व्यवहार है वो फिर पूरे हाउस के लिए एक समान होना चाहिए। पर अगर किसी को संत बनाया और वो व्यक्ति ये कहे, सुनो भाई मैंने तुम्हें संत बनाया है, मैंने तुम्हें संत प्रपोज किया है,
तुम्हारी जो लॉयल्टी है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, वो मेरे लिए पहले होना चाहिए। अब तुम्हें जैसे मैं कहूँ वैसे करो। तुमको यहाँ उठना है तो यहाँ उठो, यहाँ बैठना है तो वहां बैठो, वहां चलना है तो वहां चलो, वहां बोलना है तो वहां बोलो। तुमने सवाल नहीं करने, क्योंकि मैंने तुम्हें संत बनाया। तो भाई ना तो वो संघी जानता है कि जो संघ है वो संघ की प्रॉपर्टी है, और ना ही उस संत को ये पता है। तो ये इस तरह की बातें हो जाती है कि जैसे मैंने संत बनाया तो भाई मेरे अनुसार ही आप चलोगे, या मैंने तुम्हें संघी के लिए, मैंने स्पोक के लिए प्रपोज किया तो तुम मेरे स्पोक हो, या मैंने तुम्हें ये पद दिलवाया है तो ये पद तुम्हें, मेरा एहसान है, तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम मेरे लॉयल हो, तुम मेरे अनुसार चलो, संघ के अनुसार मत चलो। भाई जब एक बार प्रपोज कर दिया तो संघ के हो गए, एक बार स्पोक बना दिया तो संघ के स्पोक हो गए, एक बार व्यक्ति को ये कह दिया कि जिम्मेदारी अब संघ की है, संघ के समझ तो संघ के हो गए। फिर भी व्यक्ति के पीछे जाता है आदमी, फिर भी व्यक्ति पीछे पीछे जाता है, तो वो संघ का नहीं हुआ, वो तो उस व्यक्ति का हो गया। तो वो सोचे, वो देखे वो क्या है, वो क्या क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर सीमेंट से बंधोगे, संघ से बंधोगे, तो दीवार में, तो घर के अंदर एक मजबूत दीवार बना के, तो एक पूरी इमारत बना के सबके लिए फायदा होगा। पर अगर वहां दीवार में लगने के बाद भी ईंट ये कहे, भाई मैं तो ईंट हूं उस राजमिस्त्री की जिसने मुझे लगाया, तो जा रही हूं मैं तो निकल के, तो तुम्हारा मकान तो कोई फायदा नहीं, मकान गिर जाएगा या वहां छेद हो जाएगा या बुरा लगेगा। तो तुम कहाँ फिर उस मकान को बनाने में अपनी योगदान दे पाए, तुम तो उस राजमिस्त्री के हो गए। तो ऐसा नहीं होता। संघों के अंदर ये खास बात है कि एक बार संघ के आदेश अनुसार जो हो गया, फिर उसको संघ का ही होना पड़ता है। और अगर वो संघ का नहीं है तो वो देखे कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कमी है, क्या 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 नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो संघ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो संघ को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, संघी को और संघ को भी। तो यहाँ जो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब आप फील्ड में जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो आपको बताना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो आता है कि समन संघ। अगर कोई व्यक्ति जागरूकता दिखाए और आपसे पूछे कि ये समन क्या है, तो इसका मतलब सही ट्रैक पे जा रहा है। पर उससे भी ज्यादा जो सही बात है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि समन है क्या। क्योंकि सामने वाले ने प्रश्न पूछा, ये तो ऑब्वियस है, ये तो होगा, अगर उसमें थोड़ी भी समझदारी है कि समन क्या है, पहली बार जा रहा है। पर उससे भी बड़ा काम यह है कि आप उसको परफेक्ट तरीके से बताओ, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताओ कि समन क्या है। अगर आपने उसको समन शब्द सिखा दिया तो फिर आगे का रास्ता खुल जाएगा। और अगर आपने उसको समन शब्द ही अच्छी तरह से नहीं समझाया और वो कंफ्यूज रहा और बोला भी नहीं, या उसके चेहरे पे ऐसा भाव आया कि उसको समझ में नहीं आया और आपने दोबारा उसको पूछा नहीं, तो फिर आप आगे की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे। तो पहला काम है कि वो हमसे पूछे कि समन क्या है, और ना भी पूछे तो हम उससे पूछें कि भाई ये समन शब्द समझ में आया आपको, कि समन संग क्या है। क्योंकि जो नहीं पूछेगा उसके कई कारण हो सकते हैं। एक पॉजिटिव कारण तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको पहले से ही ये पता है कि समन क्या शब्द है, क्या नहीं, वो जानता है। फिर भी आप जिज्ञासा के लिए पूछ सकते हो उससे। और दूसरा ये है ना पूछने का कारण उसको कि उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, या वो पूछने से हिचकिचा रहा हो, या स्कूल में भी वो मास्टर से सवाल ना करता हो, उसे आदत पड़ गई हो, या वो ये सोचे कि अगर मैं इनसे पूछूंगा कि समन क्या है तो ये मुझसे कहेंगे यार तुमको ये समन भी नहीं पता, तुम्हारी पूरी जिंदगी संगठनों में निकल गई, तुम पूरी जिंदगी जो क्या बोलते काम कर रहे हो, और तुमको समन शब्द भी नहीं पता, तो मैं क्यों खामे खा अपनी जो वैल्यू है कम करूं सामने वाले की निगाह में। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर हमारी बात नहीं बनी। हमारी बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि हम समण शब्द को समझाने के लिए आए हैं। हम समण शब्द को समझाने की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर हमको ये लग भी जाए कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति है वो जानता है या नहीं जानता है, या कम जानता है, या हिचक रहा है या झिझक रहा है या नहीं पूछ रहा है, तो भी हमें समन शब्द के बारे में बताना है। ठीक कैसे? जैसे दवा बेचने की जो कंपनी का मेडिकल एमआर आता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर बोलते हैं उसको, एक वो बैग लेके आता है चमड़े का सा, उसमें दवाइयों के सैंपल होते हैं, कंपनी का वो आदमी होता है, उसका काम होता है अपनी दवाई का इंट्रोडक्शन कराना। और वो इंट्रोडक्शन कहाँ कराएगा? जहां दवाई डॉक्टर लिखता है। तो नई नई दवाइयाँ आती रहती है, नई नई कंपनी, सॉल्ट वही होते हैं, कई बार बदल भी जाते हैं दवाइयों के। तो वो जो आता है वो वेट करता है आराम से। वो जैसे डॉक्टर के पास में 12 मरीज हैं, तो वो 13वां नंबर अपना लगाता है, वो इंतजार करता है कि डॉक्टर साहब के पास मरीज कब खत्म होंगे। पेशेंस से बैठा रहता है, उसका काम ही ये है। और बैठा जब वो पूरा हो जाता है, डॉक्टर को पता है कि ये आया है और ये मेरे को दवाई के बारे में बताएगा, इसलिए मरीज के खत्म होते ही वो उसको बुला लेता है। वो अपना कार्ड देता है उसको कि मैं फलानी कंपनी से आया हुआ हूँ। डॉक्टर कार्ड को एक साइड में रख देता है, देखने के बाद में फिर वो एक वो निकालता है, डायरी निकालता है, उसमें वो बताता है कि जी ये वाला प्रोडक्ट ये है, ये वाला प्रोडक्ट ये है, ये वाला प्रोडक्ट ये फायदा देता है, ये देता है, ये देता है, ये देता है। अच्छा, एक एक बात हुई, फिर उसको निकाल के कुछ सैंपल देता है उस दवाई को फ्री, वो लिखा होता है कि ये नॉट फॉर सेल है, ये फ्री सैंपल है, वो देता है।
तो डॉक्टर को जो उसने टाइम दिया है वो उसको फ्री के जो वो हैं सैंपल्स हैं, वो पब्लिक होते तो मरीजों के लिए, पर डॉक्टर बेच देते हैं आजकल, तो वो सैंपल दे देता है। अब वो असली बात समझाता है बाद में। डॉक्टर उससे पूछता है कि भाई तुम्हारी दवाई को प्रिस्क्राइब करने से, लिखने से मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो वो बताता है कि हमारी दवाइयों की स्कीम है कि अगर आप इतनी दवाइयाँ लिखोगे तो हम आपको एक कार देंगे, इतनी दवाइयाँ लिखोगे तो हम आपको फ्रिज देंगे, इतनी दवाइयाँ लिखोगे तो हमको देश में कहीं भी 5 दिन का एक टूर देंगे, इतनी दवाइयाँ लिखोगे तो हम आपको विदेश में एक बढ़िया सा पैकेज देंगे। तो वो उस पर यस करता है। उसके बाद वो दवाइयाँ उसकी लिखना शुरू करता है। मेडिकल स्टोरों पर दवाई सप्लाई हो जाती है। वो 2 रुपए की दवाई हमको 20 रुपए की मिलती है, और कार डॉक्टर को मिल जाती है। और एमआर को भी स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल सैलरी मिल जाती है। कंपनी करोड़ों रुपए कमा लेती है। ये उनके मार्केटिंग के तरीके हैं जिससे कि वो माला माल होते हैं। पर हमें भी माला माल होना है, पर हमें पैसे से माला माल नहीं होना है, क्योंकि हमारे संघ में तो चंदा लेना मना है, तो पैसे का तो गेम ही नहीं है हमारे यहाँ। पैसे का खाता तो हमने खुलने नहीं दिया, पैसे का खाता तो बंद कर दिया संघों में। पैसे की कोई वैल्यू है भी नहीं। पैसा हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। हमारे लिए जो असेट्स है वो हैं लोग, समर संघी। और ये समर संघी बिखरे पड़े हैं, ये 120 करोड़ हैं। हर हर व्यक्ति के आसपास में सैकड़ों समर संघी हैं। निगाह उठा के देखो, आपको जो वमन नहीं है वो समण है, पर उनको ये पता नहीं है कि वो समण है। हम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा नाम है समण रिप्रेजेंटेटिव। हम स्पोक बोलते हैं अपने आप को, यानी कि समण को रिप्रेजेंट करा रहे हैं हम बैग में समण संघ और उसका स्टिकर और उसके गंत लेके घूमते हैं, और टोपियां लेके घूमते हैं, और भी सामान आ रहे हैं धीरे करके। और वो जो डायरी है वो भी ऑलमोस्ट तैयार है कि समण संघ, क्योंकि वो हमने लगभग 1.5 साल पहले बना दी थी, पर फंड की कमी के कारण हम उसको छपवा नहीं पाए, पर इस बार छपवा रहे हैं। तो वो डायरी भी मिलेगी। आप किसी के साथ जाओगे तो डायरी में उसको बाकायदा एक एक पेज करके बताओगे कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, और फिर आपको आसान रहेगा। फिर आपको समण ग्रंथ भी दोगे, फिर उसको पूछोगे कि भाई समन है या नहीं है। तो पहला जो सेंटेंस है कि भाई वो पूछेगा कि समण क्या है, वो अगर आप सही तरीके से बतागे, क्योंकि ये जो समण शब्द है ना, ये दरअसल पूरे हमारे बचने का, हमारे विकसित होने का, हमारी सुरक्षा का, हमारे विकास का, हमारे सुख का ये मार्क है। मार्का है ये, जैसे किसी कंपनी का मार्क होता है, जैसे टाटा लिखा होता है कारों के ऊपर। कार तो बाद में देखता है आदमी, पहले ये देखता है टाटा है, तो इसका मतलब टाटा है तो कीमत भी कम होगी, भरोसे की गाड़ी है। तो भाई अच्छी गाड़ी बनाता है टाटा, बड़े ट्रक चलते हैं इसके, बड़ी बस चलती है। हम तो हमेशा जीवन भर टाटा ही, पहली बार हम बचपन में बैठ ऐसे हाथ हिलाने को टाटा बोलते हैं, ये वही टाटा है। बाद में पता पड़ा ये जेडीआर टाटा है, ये कोई नाम है। हमें तो बहुत बाद में पता चला कि ये टाटा नाम है। हम तो टाटा बाय बाय समझते थे। तो वो जो टाटा है वो मार्का है, वो मार्क है। वैसे ही हमारी बातों का जो मार्का है वो समण है। समण, आप समण से जैसे ही बोलोगे वो समझ जाएगा कि ये समण संगी है और समण से आया है। और अब ये बात हो गई है कि कोई भी बोले कहीं भी समण, इसका मतलब वो समण संगी है। ये धीरे धीरे चीज बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी। तो क्या बताओगे कि हम समण है? समण ग्रंथों में सब लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। पर फिर भी जो नए लोग हैं मैं उनको बता देता हूँ यहाँ। एक शब्द है सम, पुराना शब्द है सम। सम का मतलब होता है एक सा। सम से ही समान बना हुआ है। एक सार, एक जैसा, एक रूप, एक तरह का, एक व्यवहार, एक से। तो सम जो लोग हैं वो जो जो समता का व्यवहार करते हैं, समता में रहते हैं, समानता में रहते हैं, सम रहते हैं, सम है। इसका उलट जो शब्द आता है वो है असम, असम। असम जो लैंड बना हुआ है वो उबड़ खाबड़ है, एक सार नहीं है, इसलिए उसको असम बोलते हैं। तो सम का विलोम असम आता है। अगर जमीन लेवल में है, समता में है, या लोग एक सार एक जैसी समता में हैं, समानता में व्यवहार कर रहे हैं, एक जैसे हैं, सब एक दूसरे के एक जैसे हैं उनमें, और अगर उल्टे सीधे हैं तो उनको हम असम नहीं बोलते। दरअसल भारत में जमीनें तो असम थी, पर लोग असम नहीं थे, इसलिए लोगों को हमने असम नहीं बोला, जमीन को असम बोला कि ये असम जमीन है, ये ससम जमीन है, ये समतल है, ये असमतल है। तो समतल और असमतल तो बोला, सम और असम भी बोला, पर सम का उल्टा वम होता है, ये हमने बहुत बाद में बोला। वम बोला हमने जो उलट है, उल्टा। वम माने उल्टा होता है। वम माने उबड़ खाबड़ नहीं होता। वम माने ऐसा नहीं होता। जो सम का उल्टा वम आता है वो मनुष्य के लिए आता है, जमीन के लिए नहीं आता। हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये जमीन सम नहीं है, वम है। पर सम का उपयोग हम व्यक्ति के लिए भी करते हैं और जमीन के लिए भी। पर व्यक्ति के लिए हमने बहुत बाद में सम इस्तेमाल किया, बहुत बाद में, जब जब व्यक्ति ऐसे आ गए जो सम नहीं थे। जो व्यक्ति ऐसे आए भारत में जो सम नहीं थे, वो व्यक्ति व्यवहार में समान नहीं थे हमारे लिए। हम तो अपने लोगों के लिए व्यवहार में थे, हमारे लिए उनका व्यवहार उलट था। तो उलट को पाली में वम कहते हैं। तो व्यवहार के कारण हमने उनको वम कहा, असम नहीं कहा। तो वम कहा, तो वम से नाउन बन के बना वमन। हमने उनको कहा ये वमन लोग हैं।
इनके व्यवहार उल्टे हैं, हमसे उल्टे हैं। फिर हमने अपने आप को कहा समण। यानी कि व्यक्तियों की दो पहचान बनने के बाद समण और वमन स्टार्ट हुआ। बाद में इस शब्द को बदलकर श्रमण कर दिया, खत्म करने के लिए, ताकि डिफरेंट जो पहचान है, विलोम है, वो खत्म हो जाए। और श्रमण के अपोजिट जो शब्द है वो वमन से ब्राह्मण बना। पर ब्राह्मण का अर्थ वमन नहीं होता, ब्राह्मण का अर्थ होता है वही मण। वही माने वही है, बाही है। वही मण का मतलब है बाहरी मनुष्य, बाहरी मन वाले, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको बही मन भी बोला, वमन भी बोला। तो बही मण से आधा रे लगा के ब्राह्मण हो गए, और वमन वमन से वमन हो गए, वम से वमन हो गए। तो दोनों ये बाहर के लोगों के लिए उपयोग होते हैं। पर हम समण ही थे। समण से हमारी भाषा बदल के हमको श्रमण किया गया, ताकि हम विलोम शब्द भूल जाएं। और श्रमण का विलोम शब्द का अर्थ बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि हमको ये कहा गया कि हम समन से श्रमण हैं, और श्रम श्रमण वो लोग हैं जो श्रम करते हैं, और श्रम करने वाले हम लोग हैं। तो पूरा पूरा अर्थ ही बदल दिया। अब श्रमण मेहनत करने वाले हम लोग हैं, तो हमारे विपरीत कौन से लोग हैं? जो मेहनत नहीं करते। यानी कि एक तो हो गए श्रम करने वाले, अगर श्रम शब्द को मानते हैं तो बात का शब्द है, पर आजकल चलता है तो श्रम माने मेहनत करने वाले। तो वे लोग कौन से हैं? जो विश्रम हैं। यानी विश्रम मतलब जो श्रम से अलग हैं, जो श्रम नहीं करते। कायदे में उनको विश्रम क्या कहना चाहिए, विषम कहना चाहिए, पर वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि भाषा का जो संस्कारीकरण है वो उन लोगों ने किया जिनको भाषा से फायदा है, हमें तो नुकसान है। इसलिए हम अपनी पुरानी भाषा में बात करते हैं कि हम श्रमण नहीं है, हम समण लोग हैं। और समण कहते हैं हम राजा हो जाते हैं, हम बुद्ध जैसे ज्ञानी हो जाते हैं, हम विश्वगुरु जैसे बुद्ध जैसे उनके संतान हो जाते हैं, हम जो श्रमण संस्कृति है उसके मालिक हो जाते हैं, जो समण संस्कृति है उसके मालिक हो जाते हैं। और जो जो अपनी संस्कृति का मालिक होता है वही देश का मालिक बन जाता है। तो ये शब्द बड़े कमाल का है, मतलब भविष्य का शब्द है ये, और अनबीटेबल है, ये पिटेगा नहीं किसी से भी। हम 5 साल से तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, खूब दबा के अच्छी तरह से। आज तक तो कहीं कोई कंप्लेंट आई नहीं, कोई शिकायत आई नहीं। एक आध कोई पागल सा आदमी आके कहता है जी मैं तो समण नहीं हूँ, ये तुम कहाँ से लाए, तुम किताब में मेरे को दिखाओ। तो ऐसा पागल हमें पता रहता है, क्योंकि मैंने बताया अभी सबसे पहले कि भाई मैं बहुत सारे रास्तों से निकला हुआ हूँ, एक राजनीति के रास्ते को छोड़ के। इसलिए मैं पहचान लेता हूँ कि आदमी जब बहस करता है तो वो क्या कर रहा है। मेरा पूरे जिंदगी जीवन का एक्सपीरियंस कहता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सवाल करता है तो दो बातें होती हैं। या तो वो सवाल करता है कि भाई मुझे बहुत काम करना है तो मैं पक्का हो जाऊं, मुझे सोसाइटी में जाना है, तो उस सवाल पर सवाल करता है ताकि मैं कहीं मात ना खाऊं। और एक इसलिए करता है कि इनको डाउन करूं, इनको खत्म करूं और मैं स्टैब्लिश हो जाऊं। तो हमको दोनों का पता चल जाता है। जो व्यक्ति सवाल पूछता है यहाँ पक्का संघी बनने के लिए, उसका भी हमें पता चल जाता है, उसका व्यवहार बता देता है, वो फिर संघ में काम करने में लग जाता है, उसके सवाल खत्म हो जाते हैं। पर जो व्यक्ति यहाँ जवाब देने वाले को विस्थापित करके उसकी तरह खुद स्थापित होना चाहता है, वो सवाल पे सवाल करता है, और आखिरी सवाल जो करता है उसके एग्जिस्टेंस पे करता है, उसके अस्तित्व पे करता है। तो यहाँ एक ऐसा सरफरा आया है, उसका आखिरी सवाल पूछा, मैं नहीं मानता जी समण को, मैं नहीं मानता। उसका फोन आया, कह रही मैं नहीं मानता समण को। मैंने कहा भाई तेरे मानने या ना मानने की समस्या नहीं है, समस्या इस बात की है कि ये हमारे जीवन मरण का शब्द है, ये हमारी सुरक्षा का, ये हमारे विकास का है। अगर तू कहीं से इसको सिद्ध भी कर दे कि समण शब्द नहीं है, तो भी हम इस पे स्टिक रहेंगे, हम चुपके रहेंगे, ये हमारा जीवन है और ये एस्टेब्लिश हो गया और ये पुराना शब्द है। अगर तू कह दे कहीं से भी लाके, और तू 1,000 साक्ष्य किताब किताब हम नहीं मानने वाले, क्योंकि हमें तो रास्ता मिल गया और हम इस रास्ते पे चलेंगे। और वो व्यक्ति उस दिन फोन करने के बाद में फिर दोबारा नहीं आया, और ना वो आएगा, क्योंकि उसका रुझान नहीं है। अब वो समण संघ को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम कर सकता है, छदम भेज भर सकता है, पर वो समण की मान्यता नहीं मानता है। ये हमें लोगों को पता चल जाता है। और ऐसे लोग अधिकतर राजनीतिक बातें करते हैं जो मेरी समझ में आती नहीं, क्योंकि उसका कोई फायदा है नहीं। तो बहुत से लोग आपको भी टकराएंगे जब आप जाओगे समण का प्रचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, समझ में आए तो भी मैं समण हूँ, और समझ में ना आए तो भी मैं समण हूँ। और समझ में अगर खूब आ जाए तो भी ये नहीं कहेगा व्यक्ति कि मैं वमन हूँ, ये मेरी गारंटी है। कोई व्यक्ति चिढ़ के, कोई व्यक्ति अपने आप को दिखा के, कोई आपके विरोध में ये तो कह देगा मैं नहीं मानता, पर वो ये नहीं कह सकता कि मैं वमन हूँ। ये जीत है इसकी। इसलिए ये हमारी जो मेहनत है और जो हमारा रास्ता है, इस रास्ते को मजबूत करना है और पकड़ करना है। समझ में आए तो, और बाद में समझ में आए तो भी। पर मैं समण हूं, ये जीवन दान देगा हमें। ये हमारा अमर ज्योति है, इसको जलाए रखना है। अमर ज्योति मतलब ना मरने वाला प्रकाश है ये। तो ये प्रकाश फैलाए रखना है। बहुत दिनों बाद हाथ लगा है, जाने नहीं देना है। मैं समन हूं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया कितना ही बहकाए, कोई कुछ भी करे, चाहे हम पे हमला करे चाहे कुछ भी करे, पर मैं समन हूं, इस पे चिपक के रहना है आज,
पहले भी, अभी भी, और मरने के बाद भी। और संतानों की हथेली पे लिखवा के जाना है, आई एम समन, मैं समन हूँ। पुराने समय में जो चिन्ह है, जहां जहां घर पे हो सके जैसे भी है लिख के जाना। चाहे दुनिया दर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं कुछ भी, पर ये मत छोड़ना। अगर ये छोड़ोगे तो फिर दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। पर अगर ये नहीं छोड़ोगे तो फिर दुनिया आपके कदमों में रहेगी। ये शब्द मैं समझू हमको चिता के रखेगा। इसलिए कोई व्यक्ति जब आप जाओ प्रचार करने के लिए और पहली बार पूछे कि भाई आप कौन हो, तो कहना मैं समण हूँ। और फिर अपनी बात को आरंभ करना धीरे धीरे करके। जो सवाल हैं बाहर जाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनका भी, किसी के पास अगर कोई ऐसा सवाल हो जो ये सोचता हो कि भाई मैं बाहर गया, मैंने जाके ये बातचीत रखी, किसी ने सवाल किया, मैं जवाब नहीं दे पाया, तो उसका यहाँ जवाब ले लिया करो। क्योंकि किसी भी हालत में आज की डेट तक हमारे पास में सारे के सारे सवालों के जवाब हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है। वो जमाना कभी और था जब हमारे पास सवालों के जवाब नहीं होते थे और हम पिट के आ जाया करते थे। अभी हम पिटने वाले नहीं हैं। और कहीं कोई कैसी भी चीज़ हो तो आप यहाँ डिस्कस करो, तो आपका ब्रेन शार्प होगा। ब्रेन शार्प होगा तो आपको अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी, फिर आप अच्छी तरह से लोगों की छुलाई कर सकते हो। मतलब शार्प ब्लेड जो होता है वो अच्छी तरह से पेंसिल को छीलता है, बढ़िया धारदार बनाता है। तो आप और भी लोगों को अच्छी तरह से छील के धारदार बना दोगे। तो खुद भी अच्छी तरह से मेहनत करो, औरों को भी मेहनत करवाओ और चीज़ों को आगे बढ़ाओ। किसी को अगर मेरी बात कोई खराब लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, और संतों को वंदामि।